फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्यों है ये सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर, आपके पास कंप्यूटर आ गया, आपने मार्केट से एक हार्डवेयर मशीन तो खरीद ली, लेकिन अब उसे चलाना है। तो उसे चलाने के लिए हमें उसमें सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, एप्लीकेशन डालने पड़ेंगे। जैसे एक ह्यूमन पर्सन है, ह्यूमन पर्सन की बॉडी उसका हार्डवेयर है, लेकिन उसमें क्या चीज है जो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर टचेबल, टेंजिबल चीजें हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं, हार्डवेयर सिस्टम है वो अपना। ऐसी चीजें जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, अनटेंजेबल, वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। जैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को छू ले रहे हैं, ये हार्डवेयर है। ऐसी कौन सी चीज जो हम लोगों में टचेबल नहीं, जैसे हमारी वॉइस। वॉइस देखिए, हम बोल रहे हैं, एक एप्लीकेशन की तरह काम कर रही है, लेकिन इसे हम छू नहीं सकते। तो ये हमारी सॉफ्टवेयर है, वॉइस हमारा सॉफ्टवेयर है हमारी बॉडी में। ऐसे ही कंप्यूटर में हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है हमें। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिंपली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो नॉन टेंजेबल है, जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर की मदद से इसका यूटिलाइज करते हैं हम। अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हार्डवेयर का सही होना, हार्डवेयर का होना बहुत कंपलसरी होता है। जब भी हम मार्केट से कोई नया हार्डवेयर खरीद के लाएंगे, मैं इसमें एक और चीज बता दूं आपको, मार्केट से आप कोई नई डिवाइस खरीद के लाते हैं तो उसको चलाने के लिए, उसको सिखाने के लिए, वो डिवाइस कैसे वर्क करेगी, उसके लिए उसके सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उसका सॉफ्टवेयर ही बताएगा हमें कि ये डिवाइस कैसे वर्क करेगी, उसकी कंट्रोलिंग उसके अंदर होती है। तो आज हम कंप्यूटर को कंप्यूटर कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज कैसे होता है, किन जगहों पे हम लोग यूज करते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करते हुए। स्लाइड के आगे देखते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है सॉफ्टवेयर का, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहले हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी होता है। जब आप मार्केट से कोई कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, वो केवल एक हार्डवेयर मशीन है। उसको समझाने के लिए यूजर लेवल तक उसमें हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, एक प्रोग्राम जो यूजर और हार्डवेयर मशीन के बीच में कम्युनिकेशन का प्रोग्राम करता है। आप कंप्यूटर मशीन खरीद लाए और यूजर के बीच में, यूजर है, यूजर और इनके बीच में कम्युनिकेशन कराने का जो एक मीडियम है वो है ओएस, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओएस क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन दोनों में कैसे कम्युनिकेशन होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो ना तो यूजर इसको समझ पाएगा और ना ही कंप्यूटर यूजर को समझ पाएगा कि यूजर कहना क्या चाहते हैं। जब भी हम कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, वो 0 1 ही समझता है, या 0 होगा या 1 होगा, कंप्यूटर को इतना ही पता है। लेकिन एक ह्यूमन पर्सन है, वो अलग अलग चीजें, जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो मल्टीपल टाइप की लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, हर तरह की कंप्यूटर में लैंग्वेज अवेलेबल होती है। हम सारी भाषाओं में काम कर पाते हैं, लेकिन उन सभी चीजों को समझाने के लिए सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। अगर यूजर कंप्यूटर से कुछ कहना चाहिए तो उसके लिए कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि कैसे समझे उस चीज को वो। तो फर्स्टली हमें कंप्यूटर जब मार्केट से आता है हमारे पास, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डालना पड़ता है, जिसे कि ओएस कहते हैं। रिसेंटली कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर में डाल लिया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर डालने के बाद कंप्यूटर में एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमें जहां पे हम वर्क करेंगे। लेकिन अब हम वर्क क्या करना चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अब देखिए, यहां पर मल्टीपल टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर, यानी कि
ऐसे सॉफ्टवेयर जो वर्ड यानी कि टेक्स्ट टाइप सॉफ्टवेयर जिन पे हम लिखने का काम करते हैं केवल, जैसे MS वर्ड, नोटपैड और आपके एक्सेल है, ये इनमें जब आप टेक्स्ट टाइप का वर्क कर रहे हैं, एक्सेल को हमने आगे स्प्रेडशीट में भी समझाया है, लेकिन वर्ड पे स्पेशली प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वर्डपैड, नोटपैड प्लस प्लस, MS वर्ड, ये सारे जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल, इनमें हम इमेज पे वर्क करते हैं। आप कोई फोटो आपने खींच ली, उस फोटो में एडिटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके के सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा? ग्राफिकल सॉफ्टवेयर पे। ठीक है। अकाउंटिंग, अगर आप कहीं पे अकाउंट से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो जैसे टैली, बिजी, या इसके अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अकाउंटिंग पे जिन पे वर्क होता है, या कुछ कंपनी अपने खुद के भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। उसके बाद एंटरटेनमेंट में जैसे मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, MP3, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे गेम्स हो गए, तो वो सारे सॉफ्टवेयर एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड मतलब एंटीवायरस और फोल्डर पे जैसे आप पासवर्ड लगाते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड उस तरीके की एप्लीकेशंस सिक्योरिटी के अंडर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क स्कैनर, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए डिजाइन किया जाए, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। एज पर हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम उस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि हम एक कंपनी में आप काम करते हैं, वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज का डेटा है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस। स्प्रेडशीट, यानी कि आपको पता है एक्सेल की तरह और भी कई एप्लीकेशंस हैं जो इस तरीके के, जिनमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, हम नंबर्स लिख सकते हैं और उनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज वाले सॉफ्टवेयर में हम कोई भी प्रोग्रामिंग भी डिजाइन कर सकते हैं, कोई अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। कम्युनिकेशन से मतलब है, आजकल आप देख रहे हैं सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, कम्युनिकेशन में आप चैटिंग के सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं जिसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट से रिलेटेड चैटिंग होती है, उस तरीके के सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसके अलावा सूट्स, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो पैकेज के रूप में आते हैं, जैसे एक एप्लीकेशन, जैसे आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया, तो MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं कई तरीके की उसके अंदर के जो एप्लीकेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी हम उसी तरीके के सॉफ्टवेयर को अपने PC में इंस्टॉल करते हैं। आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो टीम व्यूअर जैसे कई सॉफ्टवेयर हैं अपने पास, डिपेंड कर रहा है आपकी यूटिलिटी क्या है। आपको वीडियो चैटिंग करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर ले लिया आपने। ठीक है। और इसके अलावा भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं। ऑनलाइन जैसे आप किसी वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, गूगल पे गए, आपने ऑनलाइन कन्वर्टर टाइप किया वहां पर, वर्ड टू PDF कन्वर्टर, और आपने देखा उस सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज करके MS वर्ड की फाइल को आपने PDF में कन्वर्ट कर लिया। आप किसी भी चीज को यूटिलाइज करके ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऐसी सर्विसेज या ऑनलाइन प्ले गेम्स, यानी कि आप गेम एक तो कंप्यूटर में इंस्टॉल करके करते हैं, कुछ ऐसे भी गेम आते हैं फ्लैश गेम्स जिनको आप ऑनलाइन ही प्ले कर लेते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वहीं पे पूरा रिजल्ट वगैरह सारी चीजें अवेलेबल होती है वहां पर हमारे पास। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि फर्स्ट फेज पे अगर आप जब कंप्यूटर अपने घर में खरीद के लाते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, सबसे पहली कैटेगरी है ये। और उसके बाद आप देख रहे हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें घर पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिकली ये कंपनी या MNC वगैरह में इनको इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आप किसी कंपनी में अगर वर्क कर रहे हैं तो वहां पे एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, इसको मैं आगे अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा क्या होते हैं। असेंबलर, जब आप लैंग्वेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं मशीन लैंग्वेज में,
इंटरप्रेटर क्या करता है, जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो उस प्रोग्राम में ये एरर्स को चेक करता है। आपने प्रोग्राम लिखा, उसमें क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करता हुआ चलेगा, और कहीं पे अगर आपको कोई एरर मिल गई तो ये वहां पर स्टॉप हो जाएगा। और जब तक आप वो एरर को सही नहीं करेंगे तब तक ये आगे पूरी रीडिंग नहीं करेगा। कंपाइलर क्या करता है, पूरे जो आपने प्रोग्राम डिजाइन किया उसकी पूरी एक बार में शॉर्टिंग करेगा, पूरा पढ़ लेगा उसे रीड आउट करके, और वन टाइम में आपको एरर बता देगा, इस लाइन में यहाँ ऐसे एरर है। डिवाइस ड्राइवर, जब भी आप मार्केट से कोई भी नई डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस खरीद करके लाएंगे तो उस डिवाइस को चलाना कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है। कंप्यूटर आपने परचेज किया, मार्केट में रोज नई नई डिवाइसेस आती हैं, तो वो डिवाइस कैसे पता कंप्यूटर को चलेगी क्या। जैसे जब आपने साइकिल चलाना सीखा, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको मोटरसाइकिल चलाना सीखना था, फिर उसके बाद कार चलाना सीखी आपने, आपको पहले से तो आती नहीं थी। अब उसके अलावा भी अगर बस चलाना चाहते हैं, प्लेन चलाना चाहते हैं तो सब सीखना पड़ता है। ऐसे ही जब कंप्यूटर में हम कोई डिवाइस लगाते हैं तो वो डिवाइस चलाने के लिए हम कंप्यूटर को उसकी एप्लीकेशन, उसका सॉफ्टवेयर दे देना पड़ता है, ताकि वो समझ पाए कि इस डिवाइस को ऐसे चलाना है। तो डिवाइस ड्राइवर वही होते हैं जो कंप्यूटर को उस पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसकी एप्लीकेशंस देते हैं। फर्मवेयर किसी चिप में, जैसे कोई चिप डिजाइन करिए, आपको देखने से ऊपर से सारी चिप एक जैसी ही दिखती हैं। कोई चिप जिसमें किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे ऑडियो आईसी आप बना रहे हैं, उसका काम होगा ऑडियो आउट करना, तो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें, वो उसमें फीड करी जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस फर्मवेयर कहलाती हैं। बूट लोडर्स, यानी कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है जैसे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होते वक्त कौन कौन सी फाइल्स को वो रीड आउट करेगा, वो बूट लोडर्स फाइल कहलाती है, बूटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने शॉर्ट में यहां पे देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको थोड़ा सा डिटेल में धीरे धीरे करते हुए देखते हैं, आगे देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप देखें यहां पे, सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू डू यूजर्स टास्क आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि एक यूजर की यूटिलिटी, जैसे यूजर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग जो वर्क वो करवाना चाहता है, वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम्स दैट डू रियल वर्क फॉर यूजर। आपको डिपेंड करता है, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में जितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनके पास आपको डेटाबेस बनाना है कि उनके पास कार है या नहीं है, तो आपने इससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बना लिया। या कितने एम्प्लॉयज को आपने कार प्रोवाइड की, इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन आप डिजाइन करना चाहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कॉजेज ए कंप्यूटर टू परफॉर्म यूजफुल टास्क बियॉन्ड द रनिंग ऑफ द कंप्यूटर itself. A specific instance of such software is called a software application. एप्लीकेशन, प्रोग्राम, एप्लीकेशन और ऐप। देखिए, किसी भी जो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं उसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, या आजकल आप सुन रहे हैं एप्लीकेशन को शॉर्ट नेम दे दिया गया है ऐप। स्पेशली मोबाइल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम ऐप के नाम से ही जान रहे हैं। आजकल आप सुन रहे हैं कि इससे रिलेटेड ऐप, आपके मोबाइल में क्या ये ऐप है, तो एप्लीकेशन को शॉर्ट नेम देते चले जा रहे हैं। अब हम ऐप के नाम से जानते हैं। देखिए, कई एग्जांपल्स यहाँ पे बताया गया है। पेरोल, जैसे पेरोल से रिलेटेड आपकी कंपनी में पेरोल यानी कि जो जितने एम्प्लॉय है उनकी जो हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं उस सैलरी का पूरा मैनेजमेंट, तो उसके लिए पेरोल। इन्वेंट्री कंट्रोल, मैनेज स्टूडेंट डेटाबेस, यानी कि अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन करना चाहते हैं। स्टूडेंट का नाम, उनके फादर का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके होम का एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, सारी चीजें जो उनकी डिटेल अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको एक डेटाबेस प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा MS वर्ड, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग रिलेटेड प्रोग्राम एंड स्प्रेडशीट रिलेटेड प्रोग्राम पे भी हम लोग वर्क करते हैं। उसमें हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेते हैं, फील्ड्स क्या होनी चाहिए या उन फील्ड्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट भरेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर आप देखिए एमएस वर्ड की विंडो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो रखी है। एमएस वर्ड में एमएस जो प्रोसेसिंग यानी कि टेक्स्ट लिखने से रिलेटेड, आप केवल कंटेंट लिखना है, लिखने से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, नोटप्लस, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस, तो ये एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम टेक्स्ट से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ पे आप कोई अगर जैसे कंटेंट लिखना चाहते हैं या रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, बायोडेटा है, या न्यूज़पेपर के लिए आप डिजाइन करना चाहते हैं कुछ कंटेंट, तो आप यहाँ पे एमएस वर्ड में वो चीजें डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आप किसी टेक्स्ट को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, उन्हें कलर कर सकते हैं। जैसे पेज होता है, एक सिंपल पेपर पे आप यही काम पहले करते थे, तो उसमें स्केच पेन लाते थे, अलग अलग हेडिंग्स बनाते थे, वो काम हम रेडीमेड बने बनाए एक एप्लीकेशन है हमारे पास कंप्यूटर में, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी टेक्स्ट को बड़ा छोटा लिख सकते हैं, स्पेलिंग एरर चेक कर सकते हैं। तो कई सारी फैसिलिटीज हमें यहाँ पे मिल रही थी जो एक मैनुअल काम में हमें नहीं मिलती थी। तो और इस डेटाबेस में हमें कई पेजेस ऐड होते चले जाते हैं, हमारा मैनुअल जो वर्क होता है वो बचता है। मैनुअल वर्क जब आप लिखते थे उस पर अगर पानी फैल गया तो कागज डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते थे। तो इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, ज्यादा एडवांस सिस्टम है। आप इसको टाइप करके प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और उसमें जैसे अगर आपने एक बुक मैनुअल लिखी होती, अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना होता कि कहां पर है, तो वो वर्ड ढूंढना बहुत टिपिकल हो जाता है आपके लिए। तो इन एप्लीकेशंस में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर उस वर्ड को भी ढूंढ सकते हैं, किसी कंटेंट को एक लोकेशन से कॉपी करके एज इट इज दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से कुछ चीजें कॉपी करके यहां पर ला सकते हैं, कुछ टेक्स्ट जैसे हाईलाइट करना चाहते हैं उन टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं, बोल्ड यानी कि उनको मोटे हाईलाइट करते हुए लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट में अलाइनमेंट एक ऑप्शन होता है, अलाइनमेंट यानी कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, और जस्टिफाई मीन्स बोथ साइड से बराबर बराबर। बोल्ट लगा सकते हैं, बुलेट, आप देखिए यहाँ पे बुलेट का ऑप्शन है कि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर में बुलेट का ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड होते हैं एमएस वर्ड प्रोग्राम में। तो जैसे यहाँ पे कई और एप्लीकेशंस के नाम दिए गए हैं जिनमें एमएस वर्ड जो है बहुत ही ये हाईटेक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिसपे हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं। Word processing provide assistance in formulating, formatting and printing documents such as letters, memos and papers। देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताई कि एमएस वर्ड में हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को अलग अलग कर सकते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप देखिए जिस तरह से टेक्स्ट को इन्होंने कॉलम्स में डिवाइड किया गया, सारे फीचर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये कई इस तरीके के कई वर्क्स इस पे करना हमारे लिए इजी होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे। आगे देखते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, आपने नाम सुना होगा एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इनमें रोज इस तरह से जो ये लंबी 1 2 3 का कॉलम, ये जो 1 2 3 देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 जब लाइन इस तरीके से खिंची होती है तो ये रोज कहलाती है। ए बी सी डी ये जो इस तरह से है इन्हें कॉलम कहते हैं। और पर्टिकुलर एक किसी बॉक्स को सेल के नाम से जाना जाता है। जब आप एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम रेंज कहते हैं। यहाँ बेसिकली एक्सेल का यूज बहुत जगह होता है, और अगर कंपनी में आप किसी वर्क कर रहे हैं तो वहां पे इसका यूटिलाइज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें इसमें बहुत जल्दी डिजाइन कर लेते हैं। जैसे कस्टमर नेम देखें आप, कस्टमर नेम है, ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी कितनी किसी प्रोडक्ट की, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे लिए बहुत आसान होता है इस पे काम करना। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ शीट्स होती हैं एक्सेल में, कई सारी शीट्स पे हम काम कर सकते हैं। आपने रेट लिस्ट बनाई तो उन रेट लिस्ट को टोटल कर सकते हैं, किस चीज का क्या रेट था, सारा टोटल एक ही बार में एक जगह पे मिल जाता है। तो कई सारे फीचर्स हमें यहाँ पर मिल रहे होते हैं, जिस वजह से हम लोग स्प्रेडशीट पे काम इजिली करते हैं।
और इसका यूटिलाइजेशन कई सारे कंपनीज, स्कूल और पर्सनली लोग घर पे भी छोटे मोटे काम में इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे आप डेली बेसिस पे अगर एक्सपेंस करते हैं तो उस होने वाले एक्सपेंस का चार्ट भी आप इसमें बना सकते हैं। आज आपने इस चीज पे इतना एक्सपेंस किया, आज आपने इस चीज पे इतना एक्सपेंस किया, ठीक है। तो ये स्प्रेडशीट टाइप के प्रोग्राम, इनमें फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूला वगैरह आप लगा सकते हैं, फाइनेंशियल, लॉजिकल एंड डेटाबेस, ग्राफिक, इस तरह की कैलकुलेशंस वर्क भी इसमें सारे किए जा सकते हैं अगर आपको इसको चलाना आता है तो, ठीक है। आगे देखते हैं डेटाबेस प्रोग्राम, डीबीएमएस प्रोग्राम। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं बेसिकली जो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। आईबीपीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं, आईबीपीएस का जो एग्जाम दे रहे हैं, इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, उन फॉर्म फिल करते हैं, उनका जो एग्जाम होता है उस पर रिजल्ट आना, तो इतना बड़ा डेटाबेस मेंटेन करना, तो इतने बड़े डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमें डीबीएमएस प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। आप जो डेटा फिल करते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, उसको एक डेटाबेस प्रोग्राम में स्टोर कर लिया जाता है। फिर हम डेटा निकालना चाहते हैं अलग अलग, उसमें से रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपी से फॉर्म डाला, कितने ऐसे मेल फीमेल हैं जिन्होंने इस स्टेट में फीमेल ज्यादा थी कि मेल ज्यादा थी, कहां से फॉर्म इस चीज के लिए लोग ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट थे, कितने लोग ऐसे तो जो इंटर पास थे। तो जब डेटाबेस हमारे पास आ जाता है तो उसे हम किस तरीके की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं वो रिपोर्ट्स उसमें से निकाल पाते हैं। तो बेसिकली डेटा उसमें लाना, हम एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, उस फॉर्म से भरवा लेते हैं। आप लोग जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें आपने अपनी पूरी डिटेल फिल करी और डीबीएमएस प्रोग्राम में स्टोर हो जाता है करके। अब हमें कैसी रिपोर्ट चाहिए हम उसमें से निकाल लेते हैं। तो जैसे आप देखें ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, तो कई सारे हमने एप्लीकेशंस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफ पे वर्क करना चाहते हैं, आपने अपने डिजिटल कैमरा से कोई भी फोटो खींची, अब आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप अपने आप को हिली एरिया में बैठा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो उस तरीके की अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको ग्राफिकल सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। जैसे एडोबे एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर बनाता है, एडोब फोटोशॉप में आप कोई भी इमेज को खींच करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, काले आदमी को गोरा बना सकते हैं और गोरे को काला बना सकते हैं, ठीक है। तो एडिटिंग करने का जो सॉफ्टवेयर है किसी इमेज पे वो है फोटोशॉप। पेज मेकर का यूज बेसिकली आप एक टेक्स्ट या शादी के कार्ड वगैरह आपने देखे होंगे, जो शादी की कार्ड वगैरह बनते हैं, डिजाइन होते हैं, उनका यूटिलाइज बेसिकली पेज मेकर सॉफ्टवेयर में ही किया जाता है। जोनर फोटो स्टूडियो, ये इस सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज बेसिकली अगर आपने वीडियो शूटिंग की है अपने मोबाइल से, उसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, आप वीडियो शूट करके लाए, आप बेकार के शॉर्ट कट करना चाहते हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन इसमें कर सकते हैं आप। कोरल ड्रा से आप देखते हैं जो आप बाहर सीनरी, बड़े बड़े जो पोस्टर लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, उन बैनर को जो डिजाइन किया जाता है वो कोरल के थ्रू ही मोस्टली किया जाता है। कोरल के थ्रू भी करते हैं लोग, फोटोशॉप के थ्रू भी करते हैं। उसमें डिजाइन करने के बाद उसकी प्रिंटिंग प्लॉटर के थ्रू कर दी जाती है। अब इतने बड़े बड़े जो ये बैनर और पोस्टर लगे होते हैं, ये कैसे प्रिंट होते हैं? तो इनको प्रिंट करने के लिए आप एक रूम के बराबर बड़े बड़े प्लॉटर लगे होते हैं, वो लाइन बाय लाइन आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको प्रिंट छापते चले जाते हैं उतने बड़े ग्लोशाइन पेपर पे। तो वो कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली आपके बैनर बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने जैसे अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर, देखिए इसकी खासियत ये है कि इन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, कोई सेटअप नहीं होता है, आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये आप वेबसाइट खोलिए, ब्राउजर पे ही इनका जो एप्लीकेशन है उसकी इंस्ट्रक्शंस लिख करके आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे कहना चाह रहे हैं हम इसमें सॉफ्टवेयर विच आर एक्सेस्ड ऑन इंटरनेट पे एक्सेस हो जाते हैं ये, लाइक
पीडीएफ कन्वर्टर, यानी कि आपकी फाइल एक्सेल प्रोग्राम में आपने बनाई थी और उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पीडीएफ में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए एक्सेल में आप अगर आप किसी को देंगे तो उसमें कंटेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपने उसे पीडीएफ में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पीडीएफ मींस पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, इसमें जब कन्वर्ट हो जाएगी तो केवल आप उसे व्यू कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। MP3 कटर, यानी कि आपका कोई सॉन्ग आपने डाउनलोड कर रखा है, उस सॉन्ग में से कुछ लाइनें या कुछ पॉइंट आप काटना चाहते हैं तो वो MP3 कटर के थ्रू किया जा सकता है। तो ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है इनका यूटिलाइज आप केवल एक ब्राउजर में उसे खोल दीजिए, URL डाल के, वहां पे पूरी इंस्ट्रक्शंस लिख करके आ जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो रिकॉर्ड्स जो हम बनाते हैं, रिकॉर्ड्स यानी कि किस पर्सन को किस चीज के लिए कितना अमाउंट दिया गया या कहां से हमने कोई चीज परचेज की, तो पूरा डेटाबेस जो मेंटेन करते हैं हम इस तरीके का, बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड वो सारा डेटाबेस हम जो है मेंटेन करते हैं, उसमें बनाते हैं। कुछ प्रोग्राम है, जैसे आप प्रोग्राम का नाम देखें टैली, और एक और सॉफ्टवेयर है बिजी। अकाउंटिंग अगर आप वर्क करना चाहते हैं, इसमें देखें आप पेरोल एंड ट्रायल बैलेंस, कोई भी जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं अपनी कंपनी का डेटाबेस जो मेंटेन रखते हैं उसका हम इस पे इन सॉफ्टवेयर पे हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेज करते हैं। तो हमारे पास पूरा जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन रहता है। अदरवाइज एक बड़ी कंपनी को फाइनेंशियल पार्ट पे टैकल करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन किए, कहां पे कौन सा पैसा गया, तो सारी चीजों की कंट्रोलिंग में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर से मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिसमें ऑडियो वीडियो विजुअलाइज होते हैं, जैसे कई सॉफ्टवेयर विनैप सॉफ्टवेयर है जो ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए होता है। विंडो मूवी मेकर में क्या करते हैं हम लोगों ने, जैसे आपने कई फोटो खींच रखी, अब आप चाहते हैं वो जो फोटो है उन फोटो को ऐसा कुछ किया जाए उनके बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगे और क्या कहते हैं और उसकी वीडियो बन जाए, वो स्टिल इमेजेस एज ए वीडियो प्ले होने लगे। कोई इमेज कहीं से आ रही है, उस पर एनिमेशन हमने डाला और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजता हुआ नजर आ रहा है, तो जो आपकी स्टिल इमेजेस थी वो स्टिल इमेजेस एक वीडियो में कन्वर्ट हो जाती हैं विंडोज मूवी मेकर के थ्रू। वीएलसी प्लेयर जो है वीडियो सॉन्ग्स को बेसिकली हम प्ले करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वीएलसी में साउंड को, जो साउंड सिस्टम है इसका वॉल्यूम सिस्टम है वो नॉर्मल प्लेयर से डबल होता है। इसका वॉल्यूम जो है 100 टाइम्स, यानी कि किसी का अगर 100% होता है तो उसका 200% होता है, वॉल्यूम इसमें ज्यादा होता है। फ्लैश गेम ऐसे सॉफ्टवेयर एक फ्लैश प्लेयर में खुल जाते हैं और उन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक फ्लैश प्लेयर में ही ओपन होकर के उन्हें हम गेम को प्ले कर सकते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन NFS, सेपरेटन वर्ल्ड एक्सेट्रा, तो कई गेम जो एंटरटेनमेंट पर्पज से हम लोग जिनका यूटिलाइज करते हैं वो भी इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे आपके एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डेटा कंप्रेशन। अब बैकअप सॉफ्टवेयर यानी कि अब हम कोई हमने काम किया है और किसी फाइल का हम बैकअप लेना चाहते हैं तो उसको क्या नाम देंगे, तो ये यूटिलिटी है हमारी, हमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। डेटा कंप्रेशन से मतलब है कि एक फाइल हमने बनाई जिसका साइज बड़ा था, अब वो फाइल ज्यादा स्पेस कवर कर रही है तो उस फाइल को छोटा करने के लिए, यानी कि उसका साइज कंप्रेस फॉर्म में आ जाए और हमें एक जगह से दूसरी जगह उसके अगर ट्रांसफर करना है तो कम स्पेस कवर करे, तो इस तरीके का काम करता है डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर का क्या काम होता है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई
फाइल स्टोर करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में प्लेटर ये एक प्लेटर लगा होता है। इंटरनल पार्ट मैंने हार्ड डिस्क का कुछ डिजाइन किया है आपको। यहाँ पे हेड होता है। जब आप कोई भी डेटा कहीं जब स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो जो ये हेड है ये देखता है जहां पे भी स्पेस होता है, इसे ड्राइव जो भी आपने पार्टीशन बना रखे हैं उस पार्टीशन में जहां भी स्पेस मिलता है इसको ये डेटा वहां पे स्टोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने देखा होगा कंप्यूटर में स्पेस कम होता है और आप मूवी कॉपी कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, और मूवी कॉपी होते होते लिख के आ जाता है कि अब स्टोरेज आपके पास नहीं है, काइंडली इसे स्पेस इसमें और बढ़ाएं, रीट्राई करें या बाद में डालें, यानी कि कोई फाइल आप डिलीट करें कहीं की और फिर से इसको रीट्राई करें। तो आप देखते हैं आप स्टोर कर रहे होते हैं, आधी फाइल आती है और आधी रुक जाती है। तो अब कोई फाइल कहीं से डिलीट करते हैं और फिर ये करके करता है उस लोकेशन पे डेटा स्टोर करने लगता है। तो आधी फाइल यहां पे, आधी फाइल यहां पर, तो कोई भी डेटा कहीं पर पड़ा होता है। अब ये क्या करता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर क्या करता है, पूरी डिस्क को स्कैन करता है और जो डेटा जिससे लिंक्ड होता है उसको एक लोकेशन पे लाने की कोशिश करता है। बिखरे हुए अलग अलग डेटा को फैला होता है। डिस्क हेड पर पहले यहां पे रीड करता है जाके, फिर यहां रीड कर रहा है जाकर के, यहां रीड कर रहा है। तो हेड को अगर एक ही जगह मिल रहा है तो स्मूथली वहीं से रीड करता हुआ चलता है। तो डिस्क में डेटा को एक जगह एक लोकेशन पे लाने के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी यूटिलिटी क्या है, हमारी जरूरत क्या है, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, प्रोग्राम दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द अदर प्रोग्राम्स। यानी कि कंप्यूटर में अगर हमें पहली चीज, कंप्यूटर में जब हम सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर थे वो चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। देखिए, प्रोग्राम दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स, दीज आर कंपल्सरी सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंपल्सरी होते हैं। कंपल्सरी क्यों? क्योंकि अगर आप हार्डवेयर मशीन लाए हैं उसको चलाएंगे कैसे, तो हार्डवेयर मशीन को चलाने के लिए हमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें लाना ही पड़ेगा पहले, और ये कंपलसरी होते हैं। अगर ये होगा नहीं तो आगे का प्रोसेस ही हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखे थे, तो इसको अभी डिटेल में देखते हैं। आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए वही बात आ गई यहां पे फिर से कि यूजर के बीच में, यूजर कौन, हम और आप, यूजर और हार्डवेयर डिवाइस, यूजर और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करने का जो प्रोग्राम होता है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू करते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया तो आपका कंप्यूटर यूजलेस है। मैंने फिर वही बताया था कि हार्डवेयर, ये पार्ट आप इस इमेज को देखें जरा, ये इमेज जो है ये आपका हार्डवेयर है, यानी कि ये आपका कंप्यूटर है और आप हैं यूजर। यहां पर ये यूजर है। इस यूजर को हार्डवेयर तक समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका हार्डवेयर यूजलेस है। आपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल करके आप करेंगे क्या? अब आपको चाहिए अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जिसपे आपको काम करना है। अगर आप एक इमेज एडिटर हैं तो आपको इमेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अगर आप टाइपिस्ट हैं तो टाइपिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होगा आपको। अगर आप अकाउंटिंग पे वर्क करते हैं तो अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क की जरूरत पड़ेगी आपको। डिपेंड करता है आपकी यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी क्या है? तो एप्लीकेशन। हमने क्या किया?
अब अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल लिया, और यूजर ने क्योंकि उस चीज को सीखा था तो यूजर उसका यूटिलाइज उस पर करेगा। अगर आपने डीटीपी का कोर्स किया हुआ है तो यानी कि आपको इमेज पे वर्क करना है तो इमेज से रिलेटेड एप्लीकेशन डालेंगे। आपको गेम में इंटरेस्टेड है तो गेम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डालेंगे। तो डालेंगे किस तरीके का सॉफ्टवेयर ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये चेन जो है ये चेन बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम के होने पर। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। ओएस के नाम से भी इसे जाना जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विदाउट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आप कि जो अपना कंप्यूटर होता है वो कम्युनिकेशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट करा रहा है, आपकी बात उनको समझा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल ऐसे समझाऊं कि अगर फॉरेन से कोई पर्सन आता है इंडिया में तो उस फॉरेनर के बीच में और हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, उसको हमें अपनी लैंग्वेज समझानी पड़ती है। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही काम कर रहा है। अगर वो बीच में वो ट्रांसलेटर नहीं होगा तो हम उस फॉरेनर की लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे। तो हार्डवेयर समझता है कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, 0 या 1 समझता है, और हम हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, तेलुगु। तो यहां से और यहां तक समझाने के लिए बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमें हमारी यूटिलिटी की जरूरत होती है। ठीक है, आगे चलते। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग टाइप के आते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी क्या यूटिलिटी है, आपकी क्या जरूरत है, आप कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हैं। आप इंडिविजुअल खुद यूज करना चाहते हैं उस पीसी को, या आप चाहते हैं कि उस पीसी को आप यूज करें प्लस कई सारे लोग यूज कर पाए, यानी सेंट्रली आप एक पीसी को कई लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। जैसे गूगल है, गूगल में आप ईमेल आईडी बनाते हैं, आप सभी लोगों ने ईमेल आईडी बनाई उसमें, और उसको दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में जाकर के खोल लेते हैं। तो ये गूगल का एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी इंफॉर्मेशन को कई लोग यूटिलाइज करते हैं। तो क्या आप ऐसा कंप्यूटर चाहते हैं, या ऐसा कंप्यूटर आपके घर में जो रखा हुआ है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके घर में जो रखा कंप्यूटर उसको दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उसे केवल आपको यूटिलाइज करना है। तो आप उस कंप्यूटर को बनाना क्या चाहते हैं, कैसा कंप्यूटर घर में लाए हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का डालना चाहते हैं। आप एक सिंपल पीसी लाए हैं या आप सर्वर मशीन खरीद के लाए हैं, ये बताना पड़ेगा आपको पहले। तो अब देखें यहां पर कि हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको केवल एक घर में ही बेसिकली हम इसे यूज करते हैं। ऐसा पीसी जो हम घर में खरीद के ले आते हैं, अब हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल करके केवल सिंपली अपना काम करना चाहते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जो आप एक पीसी जो आपके घर में रखा हुआ है या आपने कोई छोटी सी शॉप खोल रखी है उस शॉप में यूटिलाइज कर रहे हैं। इस तरीके के पीसी में हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं वो या तो MS-DOS हो सकता है, विंडोज 95, 98 इसके एग्जाम्पल है। अब लेटेस्ट में ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो आते नहीं है। लेटेस्ट में अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में आप लोग विंडोज 8 यूज कर रहे हैं आजकल। विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं यहां पर। ठीक है सर, आगे देखते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका यूटिलाइज एक पर्सन के थ्रू कई लोगों को करना हो। ऐसे सिस्टम जो होते हैं वो कंपनी में लगते हैं। बेसिकली क्या यूटिलाइज है देखिए, ये मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने एक कंप्यूटर परचेज किया है जो कि सर्वर पीसी है। आप खरीद के लाए सर्वर कंप्यूटर, सर्वर पीसी लेकर के आए हैं।
अब बेसिकली इन पीसी का यूटिलाइज क्या होता है इस कंपनी में। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं महिंद्रास की, हमारी कंपनी में एक सर्वर हम लोगों ने लगाया, उस सर्वर के थ्रू अब देखिए काम क्या हो रहा है। जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी ब्रांच को हमने कनेक्ट कर दिया इस पीसी से, जैसे आलमबाग, महानगर, दिल्ली, आगरा, कई सारी ब्रांचेस को हमने कनेक्ट कर दिया इस पे। अब इन कंप्यूटर में आप देखते होंगे, आप लोग जब न्यूज़पेपर लेते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, तो आपकी फोटो और पूरी डिटेल आ जाती है। वो कैसे आती है? ये सारे कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड होते हैं ये सारे हमारे सर्वर से कनेक्टेड है, और जैसे ही आप उसमें अपना कार्ड को स्कैन मशीन, बारकोड रीडर मशीन से स्कैन कराते हैं, आपकी डिटेल पूरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इस सर्वर पीसी में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है। ये सर्वर पीसी है, तो हमें जब इस तरीके का काम करना होता है तो हम सर्वर पीसी का यूटिलाइज करते हैं। तब हमें सिंगल यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उनको डालने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा और डिटेल में, इसे हम एनओएस भी कहते हैं। तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे एनओएस के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम is a type of multi-user operating system and operating system that is designed for a server. सर्वर पीसी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है उसे हम एनओएस या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कंपनी के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात बताता हूं। जैसे आप किसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अगर बैठे होते तो क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एक पीसी मेन सर्वर होता है। उस मेन सर्वर से जितने भी कंप्यूटर उस लोकल एरिया में, यानी कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जितने भी यूजर बैठे होते हैं वो सारे क्लाइंट पीसी, यूज तो वो भी कंप्यूटर करते हैं लेकिन वो पीसी क्लाइंट पीसी यूज करते हैं। और जितने भी यूजर है, जैसे अगर मान लीजिए आपकी एसबीआई में जॉब लग जाएगी तो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसे आप इंडिया की किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाकर के ओपन कर पाएंगे। ऐसे ही एक मेन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में अगर बैठे हैं तो ये सर्वर पीसी है। इस सर्वर पीसी में जो यूजर होते हैं, सुबह से शाम तक जो एम्प्लॉय वहां पे आते हैं, एम्प्लॉय ए का जो यूजर अकाउंट है वो इस पीसी में बना होगा, लेकिन वो इसे अपने कंप्यूटर में लॉग इन करेगा अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके। आप देखें, खासियत यह है कि जितने भी कंप्यूटर उस कंपनी में लगे हुए हैं, ये वाला यूजर कहीं पर भी किसी भी पीसी में बैठ करके उस अकाउंट को, अपने अकाउंट को खोल सकता है, क्योंकि उसका जो डेटा स्टोर होता है वो सर्वर में स्टोर होता है जाकर के। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि डेटाबेस, सारी चीजें सेंट्रली इसमें स्टोर होती हैं। इसमें जो काम वो बैठ के काम यहां से करते हैं, लेकिन स्टोर यहां पर होता है। तो आप एक घर में जब काम करते हैं तो इस तरीके की जरूरत ही नहीं होती है आपको। तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और जब एक नेटवर्क, एक कंपनी में काम हो रहा होता है पीसी पे, तो इस तरीके के पीसीस की जरूरत होती है। ये इन वाले कंप्यूटर में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो इसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, और मेन सर्वर में हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, एनओएस। सब में डालने की जरूरत नहीं होती है। ये क्लाइंट्स कहलाते हैं, क्लाइंट पीसी, और ये सर्वर पीसी कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू मेंटेन द सिक्योरिटी फीचर्स। देखिए अब बात कर रहे हैं मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम बाय मैनेजिंग पासवर्ड एंड लॉगिन्स। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें इनका काम होता है, हम जो हमारे क्लाइंट पीसी हैं उनके यूजर्स को इसमें बनाना। यहीं से हम उस पीसी को लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं, उनको टाइम प्रोवाइड करते हैं, आप इतनी देर काम कर सकते हैं, और आप जो भी काम करेंगे उसके लिए हम आपको स्पेस प्रोवाइड करेंगे। उनकी सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम हम करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं काम पर, शेयर आउट द अवेलेबल रिसोर्सेज अमंगस्ट देम। जैसे जब आप साइबर कैफे में जाते हैं तो साइबर कैफे में आप देखते हैं कि उनके पास एक प्रिंटर लगा होता है मेन पीसी पे, और आप किसी भी कंप्यूटर से बैठ के प्रिंट देते हैं, उसके थ्रू निकल जाता है। तो ये क्या होता है, रिसोर्स, ये जो
प्रिंटर है ये रिसोर्स है। आप एक पीसी से प्रिंट दे करके दूसरे पीसी पे लगे हुए प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। अदरवाइज ये नेटवर्क सिस्टम नहीं होता अगर, तो सोचिए हर कंप्यूटर के लिए एक एक प्रिंटर अलग से लगाना पड़ता है। नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल हुआ कि आप नेटवर्क में कई पीसी को जोड़ लेते हैं और कहीं से भी बैठ करके किसी भी पीसी का डेटा या रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बात की जा रही है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिकल एंड कमांड लाइन इंटरफेस, दोनों तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। डॉस का नाम सुना होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया। वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, वहां पे कमांड के थ्रू काम होता था। अब जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन किया माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसे नाम दिया उन्होंने विंडोज, और इसको जब लॉन्च किया इन्होंने नवंबर 20, 1985 में विंडोज का पहला वर्जन लॉन्च हुआ जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, GUI। MS DOS इससे पहले था, वो कमांड यूजर इंटरफेस था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज मार्केट में निकाल रखी है पूरी, और आज की डेट में जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था वो है विंडोज 8। आज जो आप काम कर रहे हैं लेटेस्ट में, टीवी में एड वगैरह भी आते हैं इसके। आगे देखते हैं इसके वर्जन्स। देखें, माइक्रोसॉफ्ट ने जब पहला अपना ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे, यहां पे देखें आप, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सारे के सारे सिंगल, यानी कि अगर आप अपने घर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो इनमें से कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप डालेंगे तो आपको विंडोज एक्सपी तक का सुनने में आएगा। विंडोज एक्सपी, ME और 2000 तो बहुत पहले बंद हो गए। अब आप डालेंगे तो विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ग्राफिकल इसका बहुत अच्छा नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट का ये विंडो विस्टा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए मार्केट से जल्दी आउट हो गया था। विंडोज एक्सपी के बाद जो सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था वो है विंडोज 7, और विंडोज 7 के बाद लेटेस्ट रिलीज है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 8, 26 अक्टूबर 2012 को जो कि रिलीज हुआ था, और अभी तक करंट में विंडोज 8 ही चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे डेट भी दी हुई है, कौन सा वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का किस डेट में किस ईयर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 20 नवंबर 1985 से आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफिकल स्टार्ट किया यूज करना। ठीक है, और लेटेस्ट तक अभी हम ये यूटिलाइज कर रहे हैं। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी बनी, बेसिकली उन्होंने डॉस और विंडोज पे अपनी कमांड की, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन लोगों ने डिजाइन की है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपनी का नाम आपने सुना होगा, एप्पल। एप्पल कंपनी जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया उसका नाम है मैकिंटोश। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और जनरल लाइफ का भी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। मैकिंटोश को मार्केट में मैक के नाम से जानते हैं। मैक पर्सनल कंप्यूटर, जो आपके घर में जो पीसीज होते हैं बेसिकली, उनमें हम इसका यूज करते हैं। लेकिन एप्पल जो कंपनी होती है ये अपने जो खुद के लैपटॉप बनाती है उनमें ही इनका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। आप अपने नॉर्मल घर वाले पीसी में सोचें कि इसको डाल लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, स्टीव जॉब्स ने मैकिंटोश को इंट्रोड्यूस किया था जनवरी 24, 1984 में, जब इसे लॉन्च किया गया। मैक ओएस का जो लोगो है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, और ये आधा कटा हुआ एप्पल कंपनी का जो सॉफ्टवेयर का लोगो है, आधा कटा हुआ एप्पल है, वो हाफ एप्पल आप देखेंगे जब एप्पल कंपनी का लैपटॉप। मोस्टली जो अगर आप मूवी देखें
जितनी भी बॉलीवुड मूवी होती है, बॉलीवुड मूवीज में आप देखेंगे, ये चीज नोट करिएगा, आपको एप्पल कंपनी का ही लैपटॉप यूटिलाइज करते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। टेक्नोलॉजी के मैटर में और ग्राफिकल के मैटर में ये बहुत एडवांस है और इसकी जो कई फीचर्स हैं जो और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैकिंटोश मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है जिसे iOS के नाम से जानते हैं और लेटेस्ट में iOS का 7 वर्जन। आप मार्केट में अगर एप्पल का मोबाइल खरीदने जाते हैं, यहाँ पे ये मैकिंटोश के नाम से जाना जाता है, वहां पे इसे iOS कहते हैं। iOS का 7 वर्जन रिलीज हुआ है लेटेस्ट हाल ही में, अभी वो मोबाइल में चलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के ही मोबाइल में केवल उसे इंस्टॉल किया जाता है एप्पल। आगे देखते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनस टॉरवोल्ड, फादर ऑफ लाइनेक्स, लिनस टॉरवोल्ड। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि लिनक्स को किसने डेवलप किया, हु इज द फादर ऑफ लाइनेक्स, तो आप आंसर देंगे लिनस टॉरवोल्ड्स। ठीक है, टॉरवोल्ड्स। अब आप देखें यहां पे कि बेसिकली जब आप लिनक्स का सर्वर बनाएंगे तो लिनक्स का जो सर्वर होता है वो रेड हैट के नाम से जाना जाता है। जो लिनक्स की कंपनी का नाम है वो रेड हैट है। रेड हैट कंपनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिनक्स है। ठीक है, देखिए लिनस टॉरवोल्ड्स हैज डेवलप्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। It's not associated with any company. It's an open source software available to users without license. ये इसको चलाने के लिए, लाइनेक्स को चलाने के लिए आपको कोई यूजर परचेज लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ये ओपन सोर्स है, मार्केट में फ्री में अवेलेबल है, आप इसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके कुछ वर्जन्स हैं, रेड हैट, फेडोरा, यूबंटू, आप लोगों ने इंस्टॉल भी किएंगे, एंड ओपनसुस। ये इसके वर्जन्स हैं अलग अलग, आप इन्हें ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही अपने पीसी में चलाया हो तो आपको मैं ये भी बता दूं कि ये भी एक कंपनी है, रेड हैट भी एक ऐसी कंपनी है जो आपके होम पीसी के लिए और सर्वर पीसी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। लिनक्स भी सिंगल यूजर और मल्टी यूजर दोनों तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेटवेयर। नेटवेयर भी एक कंपनी है, सॉरी नेटवेयर, आप देखें नेटवेयर इज ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय नोवेल। नोवेल कंपनी है, कंपनी का नाम है नोवेल, जो कि नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। आप देखें यहां कंपनी डेवलपर नोवेल, करंट में ये वर्क करती है। 1983 में नोवेल कंपनी ने इसे रिलीज किया। लेटेस्ट में जो इसका लास्ट वर्जन रिलीज हुआ 6.5 SP8 6 मई 2009 में, 4 साल पहले इसे लॉन्च किया गया। इसका जो लैंग्वेज वर्जन है वो इंग्लिश है, हाइब्रिड कर्नल टाइप है इसका। यूजर इंटरफेस कमांड लाइन है, यानी कि कमांड लिख करके इसमें कमांड चला करके काम होता है। और इसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, इनकी जो होम वेबसाइट है खुद की वो www.novel.com है। ठीक है, तो ये भी एक नेटवर्क, बेसिकली नेटवर्किंग पे जब आपको वर्क करना होता है तो नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हमें करना होता है। देख रहे हैं आप, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, NOS है। आगे देखते हैं यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑफिशियली ट्रेडमार्क एज यूनिक्स, इस तरीके का जो लोगो आप देख रहे हैं। मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, यानी कि नेटवर्किंग का जब आपको काम करना हो तब हम यूनिक्स का यूटिलाइज करते हैं। ये बनाया गया है C में एंड असेंबली लैंग्वेजेस में। ठीक है, और इसको जो रिलीज किया गया था अप्रैल 20, 1969 में। कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल बोथ यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनकी जो वेबसाइट है वो unix.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आगे देखते हैं असेंबलर के बारे में देखते हैं। An assembler is a program that takes basic computer instructions and convert them into a pattern of bits that the computer process can use to perform its basic operation. Some people call these instructions assembler language
एंड अदर यूजर्स द टर्म्स असेंबली लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो कोडिंग लिखी हुई है उस कोडिंग को कन्वर्ट करके मशीन को समझाने के लिए जो कोडिंग है, बेसिकली वो जो काम हो रहा है असेंबलर के थ्रू किया जा रहा है। आगे देखते हैं इंटरप्रेटर। मैंने आपको बताया था कि लाइन, आप जब एक प्रोग्राम डिजाइन किया आपने, उस प्रोग्राम में एरर जब चलती है, आप प्रोग्राम बना करके उसको चेक करवाते हैं जब कंपाइल करने के लिए, तो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है क्या उस प्रोग्राम में कहीं एरर तो नहीं है। जैसे ही कहीं एरर मिलेगी ये उसे वहीं पे स्टॉप कर देगा। जब तक आप उस एरर को सही नहीं कर लेंगे तब तक इंटरप्रेटर उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। लाइन बाय लाइन चेक करते हुए एरर को सर्च करके आपके सामने प्रेजेंट करना, इस इंटरप्रेटर का यूटिलाइज उस समय किया जाता है। नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर का यूटिलाइज होता है होल प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम आपने डिजाइन किया उस पूरे प्रोग्राम को चेक कर लेगा और उस प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी एरर होगी वो इकट्ठा एक बार में ही बताएगा, ऊपर से नीचे तक पूरा रीड कर लेगा। जहां पे एरर होगी उस एरर को वो लास्ट में हाईलाइट करेगा, यानी कि पूरे कंपाइल करने के बाद लास्ट में आपके पास पूरी रिपोर्ट दे देगा, यहां पे इस लाइन में एरर, ये एरर, ये एरर। ठीक है, तो ये वर्क होता है कंपाइलर। आगे देखते हैं एंड्रॉइड। लेटेस्ट में यानी कि बात की जाए 3-4-5 साल पहले लॉन्च किया गया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मार्केट की बात की जाए तो सैमसंग ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिकली आप देखें, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया वो स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बनाया गया। स्मार्टफोन पे अगर आप वर्क करना चाहते हैं और टैबलेट यानी कि मोबाइल के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड। पहले आप देखते थे, पहले आप नोकिया का मोबाइल चलाते थे, आप सैमसंग का मोबाइल चलाते थे, आप मोटरोला का मोबाइल चलाते थे, तो सारे मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर पड़े होते थे, उनका चलाने का तरीका अलग अलग होता था सबका। अब जब कॉमन फीचर आ गया, कॉमन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, इसने क्या किया, सबका लुक, सबके जो चलाने का पैटर्न है वो कॉन्सेप्ट एक कर दिया। जैसे कंप्यूटर जब हम बोलते हैं तो स्टार्ट मेनू आपके लेफ्ट हैंड पे होता है, तो इसमें भी कई फीचर्स एक ही जैसे ऑपरेट होते हैं, मोस्टली फीचर्स। तो वो फीचर्स को एक कर दिया। नोकिया ने प्रीवियसली इसे हायर नहीं किया था, अब लेटेस्ट में न्यूज आई है कि नोकिया ने भी एंड्रॉइड को हायर कर लिया है। अब आपको बहुत ही जल्द नोकिया के मोबाइल में भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। देखते हैं इसे आगे। देखिए, जो एंड्रॉइड के जो वर्जन आए, इनकी खासियत ये है कि जो भी ये अपने वर्जन का नाम रखते हैं वो कोई भी खाने, ईटिंग से रिलेटेड चीजों के नाम होते हैं। सबसे पहले जो इसका वर्जन रिलीज किया गया था एंड्रॉइड 1.5 कप केक नाम इन्होंने उसका रखा था। उसके बाद डोनट, एक्लेयर, आपको पता है टॉफी है, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच 4.0 वर्जन आइसक्रीम सैंडविच आया। और उसके बाद लेटेस्ट में 4.1 जेली बीन चल रहा है। और अब 31 अक्टूबर 2013 में एंड्रॉइड ने 4.4 किटकैट वर्जन को लॉन्च कर दिया। इस वर्जन को अभी हालांकि कई मोबाइल में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने ये किटकैट वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल होगा। आप देख पाएंगे इसे, इसका यूटिलाइज आप कर पाएंगे। अलग अलग वर्जन इन्होंने लॉन्च किए मोबाइल को हैंडी बनाने के लिए, मोबाइल में कई फैसिलिटीज और प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा मोबाइल टेक्नोलॉजी में एंड्रॉइड। अभी तक जितनी भी और कंपनी जो मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती थी, इसने सबको बीट कर दिया है मार्केट में। और एंड्रॉइड की वजह से आप देख पा रहे हैं सैमसंग की मार्केट जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो एंड्रॉइड हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा, सारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को पढ़ा। तो सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम बेसिकली जो पार्ट था, यूटिलाइज था, वो एक हार्डवेयर मशीन को, यूजर को समझाने के लिए काम हो रहा था। मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो,
दोनों में कम्युनिकेशन का काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली होता है। उसके बाद जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में भी आप गूगल ने क्योंकि बनाया है एंड्रॉइड, तो गूगल प्ले, गूगल की जो मार्केट है उसमें मल्टीपल टाइप की एप्लीकेशन होती हैं, यूटिलिटीज होती हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके की यूटिलिटी का यूज करना चाहते हैं। तो एंड्रॉइड के मार्केट में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं। महिंद्रा की भी एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है। आप महिंद्रास के नाम से गूगल मार्केट में जाकर के सर्च करें, आपको वहां पर महिंद्रा की भी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू। आज हम लोगों ने पढ़ा अपना सॉफ्टवेयर चैप्टर।